A very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video we are going to see a topic that is epistaxis. तो अगर मैं इस वर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, that is epi एंड स्टैक्सिस, तो इसका मीनिंग क्या निकलता है ये देख लेते हैं. सो एपी मीन्स होता है अबव एंड स्टैक्सिस मीन्स होता है नोज ब्लीडिंग. सो नोज ब्लीडिंग चाहे वो अबव या सुपरफिशियल एरिया में हो रही हो, या आप कह सकते हो कि किसी डीप कट की वजह से या ट्रॉमा की वजह से नोज ब्लीडिंग हो रही हो, उसे हम एपिस्टैक्सिस ही कहेंगे. चाहे एक ड्रॉप आ रहा हो ब्लड का, चाहे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, आप उसे एपिस्टैक्सिस ही कहोगे. ठीक है, तो चलिए इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. सो इट इज़ डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, मैं बता चुकी हूँ. एपी मीन्स होता है अबव, या आप इसे सुपरफिशियल भी बोल सकते हो. स्टैक्सिस या आप स्टेजीन, इसका मतलब होता है टू ड्रिप और टू ब्लीड फ्रॉम द नोज. ड्रिप मतलब जो हम ड्रिप लगाते हैं तो ग्लूकोज ड्रिप में आता रहता है ड्रॉप बाय ड्रॉप, उसी को मतलब दूसरे वे में कह दिया है टू ब्लीड फ्रॉम द नोज. ठीक है, सो एपिस्टैक्सिस का मीनिंग क्या निकलेगा, दोनों को अगर जोड़ दोगे तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज. अच्छा, यहाँ पे देखा गया है कि कॉमनली बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एपिस्टैक्सिस लिटल्स एरिया में ज़्यादा होती है. यानी कि नोज ब्लीडिंग जो है आपकी, वो एक एरिया है जिसे हम लिटल्स एरिया बोलते हैं. इस एरिया में बहुत ज़्यादा होती है. इसका रीज़न मैं आपको इस डायग्राम में दिखा देती हूँ. सबसे पहले आप ये जान लो कि लिटल्स एरिया कौन सा है. ये एरिया आपका लिटल्स एरिया है. अच्छा, अब इस एरिया में और बाकी एरिया में क्या डिफरेंस है. इस एरिया में बहुत सारी ब्लड सप्लाई कंजेस्टेड है, यानी कि पास पास है, और बाकी एरिया में जो ब्लड सप्लाई है वो थोड़ी सी दूर दूर है. ठीक है, और दूसरा रीज़न ये भी है कि जब आप नोज़ में फिंगर अंदर डालते हो तो कभी कदा ड्राइनेस की वजह से या बहुत ज़्यादा कोई आपका नेल लग गया उसमें, तो तुरंत ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है. अब ये लिटल्स एरिया पे ये जितनी भी ब्लड सप्लाई है, ये आपकी आर्टरीज की कैपिलरीज है. आप कह सकते हो कि लिटल्स एरिया इज फुल ऑफ कैपिलरीज फ्रॉम द आर्टरीज. ठीक है, तो यहाँ पे जितनी ज़्यादा कैपिलरीज होंगी, जितनी ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगी, उतना ही ज़्यादा हाई चांस होंगे कि थोड़ा सा भी कट लगेगा तो ब्लीडिंग आ जाएगी. ओके, इस लिटल्स एरिया को हम लोग कैसल बैच एरिया भी बोलते हैं, या कैसल बैच प्लक्सस भी बोलते हैं. ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि लिटल्स एरिया से ब्लीडिंग होने के हाई चांसेस क्यों हैं. और दूसरी चीज़ ये है कि एंटीरियरली ज़्यादा इंजरी भी हो जाती है, चाहे वो आपके नेल्स से इंजरी हो, चाहे वो किसी ने आपको पीट दिया हो, पंच मार दिया हो, इंजरी हो, झगड़ा हो गया हो आपका. ठीक है, तो उससे लिटल्स एरिया में जल्दी क्या हो जाता है, ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. डेफिनेशन हमारी क्या कहती है, कोई भी हैमरेज हो, चाहे छोटा हैमरेज हो चाहे बड़ा हैमरेज हो, कहाँ पे, नोज के अंदर, इनटू द नोज, जिसका क्या रिजल्ट निकलेगा, अगर एक ड्रॉप भी ब्लीडिंग हो गई, उस कंडीशन को आप एपिस्टैक्सिस बोलोगे. नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एपिस्टैक्सिस. तो पहली चीज देखो, नोज जो है वो आपकी काफी बड़ी है ना, यहाँ से स्टार्ट है और काफी डीप इनसाइड चली गई है. नेजल एरिया आपका काफी अंदर तक चला गया है. तो जो आगे वाला एरिया है उसको हम लोग एंटीरियर एरिया बोलेंगे. भाई, ए फॉर एंटीरियर, ए फॉर आगे, याद रखना. और जो पीछे वाला एरिया है उसको हम लोग पोस्टीरियर एरिया बोलेंगे. पी फॉर पोस्टीरियर, पी फॉर पीछे. तो आपके दो टाइप्स हो गए, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस. तो एंटीरियर एपिस्टैक्सिस में आपका लिटल्स एरिया भी आ जाता है. तो सबसे ज़्यादा कॉमन चांस हैं, या बहुत मोर कॉमनली ऐसा होता है कि एंटीरियर एरिया में ब्लीडिंग हो गई, आपने फिंगर अंदर डाली, ईचिंग करी और ब्लीडिंग हो गई. ठीक है, बहुत सारे ऐसे एंटीरियर एरिया में इंजरी भी हो सकती है आराम से. ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जो कि एंटीरियर एपिस्टैक्सिस कॉमन है, एंड पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस कॉमन नहीं है, लेस कॉमन है. क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदर जो है, अगर कोई इंजरी होगी या कोई डिजीज कंडीशन की वजह से तभी ब्लीडिंग होगी, अदरवाइज इतनी ज़्यादा अंदर अपने आप ब्लीडिंग नहीं होगी. ठीक है, इसके अलावा एंटीरियर एरिया की जो ये है ब्लीडिंग है वो कॉमन भी है, लेकिन सीवियरिटी इसकी डिक्रीज्ड है.
लेस सीवियर है। क्यों लेस सीवियर है? क्योंकि आगे की तरफ ब्लीडिंग हो रही है, तो आप इसमें होम मैनेजमेंट करके ब्लीडिंग रोक सकते हैं। लेकिन अगर पीछे की तरफ ब्लीडिंग होगी तो वो आपके गले के अंदर, आपके सीधे लंग्स के अंदर भी जा सकती है और आपको ब्रीदिंग ब्लॉकेज या डिफिकल्टी भी हो सकती है, इसीलिए ये मोर सीवियर है। नेक्स्ट है आपका एंटीरियर में इजी टू कंट्रोल। भाई मैंने आपको बता दिया कि आप होम मैनेजमेंट करके, उसको पिंच करके, ठीक है, उसमें बैंडेजिंग करके उसको कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन पोस्टीरियर एरिया में आप अपने आप मैनेज नहीं कर सकते हो या उसका मैनेजमेंट नहीं कर सकते हो, तो इट इज़ डिफिकल्ट टू कंट्रोल। नेक्स्ट है सीन इन फ्रंटल एरिया इनसाइड द नोज। भाई एंटीरियर का मतलब ही होता है फ्रंटल, पोस्टीरियर का मतलब होता है बैक साइड, ठीक है। ये कहाँ पे देखने को मिल रही है? बैक साइड देखने को मिल रही है, नियर द फेरिंग्स, ठीक। तो आपकी नोज जो है आपकी नेजोफेरिंक्स से मिलके बनी है, पीछे वाली नोज। आपके माउथ के पीछे वाला जो एरिया है वो है आपका ओरोफेरिंक्स। भाई इतना तो आपको पता ही होगा, नोज के सबसे बेस एरिया ये वाला एरिया नेजोफेरिंक्स, माउथ का बेस एरिया ओरोफेरिंक्स, ठीक है। लैरिंग्स का पास वाला एरिया लैरिंगोफेरिंक्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है अकर्स ड्यू टू दी ट्रॉमा। भाई सिंपल सी चीज़ है, आप में आपके किसी से झगड़ा हो गया और उसने आपको पंच मार दिया तो ट्रॉमा हो गया। छोटा भी ट्रॉमा होगा, बड़ा भी ट्रॉमा होगा तो ब्लीडिंग हो जाएगी, लेकिन इसके हाई चांसेस हैं अकर्स ड्यू टू दी हाइपरटेंशन, या आप यहाँ पे डिजीज कंडीशन भी लिख सकते हो कि किसी डिजीज की वजह से पोस्टीरियर ब्लीडिंग हो रही है। इसके अलावा नाक में उंगली करना और झगड़ा करना, ये दोनों बच्चों का और एडल्ट्स का काम है, ठीक है। तो सीन इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। और दूसरा पोस्टीरियर में सीन इन 40 ईयर ऑफ द एज। भाई जब जैसे जैसे हम लोग एजेड होते रहते हैं वैसे वैसे हमारी जो इंटरनल इम्यूनिटी है वो डिक्रीज होती रहती है और हम लोग ज़्यादा बीमार होने लगते हैं। हाइपरटेंशन जैसी ज़्यादा बीमारी आने लगती हैं, तो जब एज ज़्यादा हो जाएगी तो पोस्टीरियर ब्लीडिंग होने के ज़्यादा चांसेस हैं और एंटीरियर ब्लीडिंग होने के चिल्ड्रन और एडल्ट्स को ज़्यादा चांसेस हैं। लास्ट है आपका, सिंपल सी चीज़ है, आगे की ओर ब्लीडिंग हो रही है तो आप खुद मैनेज कर सकते हो, डोंट रिक्वायर्ड हॉस्पिटलाइजेशन। बट पीछे की तरफ ब्लीडिंग हो रही है तो आप मैनेज नहीं कर सकते हो, डेट इज रिक्वायर्ड हॉस्पिटलाइजेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉजेज। तो हमारे पास दो तरह के कॉजेज हैं, एक लोकल एंड दूसरा सिस्टमेटिक या सिस्टमिक। तो लोकल कॉजेज आप इसको एंटीरियर एपिस्टेक्सिस के कॉजेज भी कह सकते हो और सिस्टमिक कॉजेज को आप पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस के कॉजेज भी कह सकते हो। तो देख लेते हैं। सबसे पहले लोकल ट्रॉमा, जिसमें आपने नोज में क्या कर रखा हो, फिंगरिंग कर रखी हुई है, ठीक है। मतलब आपने फिंगर अंदर डाली और थोड़ा सा कट लग गया या इंजरी हो गई तो ब्लीडिंग हो गई। इसके अलावा नोज अल्सर हो सकता है, नोज में कोई भी अल्सर हुआ वो फूट गया तो ब्लीडिंग हो गई। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन की वजह से अंदर क्या हो गया, पस बन गया, स्वेलिंग आ गई, ब्लीडिंग हो गई। फेशियल ट्रॉमा हो सकता है, किसी से झगड़ा हो गया, उसने आपको पंच मार दिया, ब्लीडिंग हो गई। नोज ड्राइनेस की वजह से भी कभी कभार ब्लीडिंग हो जाती है। और ये ट्यूमर तो बहुत रेयर है, बहुत कम ऐसा होता है कि ट्यूमर की वजह से मतलब ब्लीडिंग हो गई। ट्यूमर बढ़ता चला जाएगा, आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो दबती चली जाएंगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो फट जाएंगी, रप्चर हो जाएंगे और ब्लीडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं सिस्टमेटिक कॉजेज या सिस्टमिक कॉजेज। सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर। भाई देखो सिंपल सी चीज़ है, जब बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है, तो आपके अंदर जो पतली पतली ब्लड की कैपिलरीज हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी, हाई ब्लड प्रेशर को संभाल नहीं पाएंगी, उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और वो रप्चर हो जाएंगी। जब वो रप्चर हो जाएंगी तो ब्लीडिंग हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा वैस्कुलर मालफॉर्मेशन हो सकता है कि आपके ब्लड वेसल्स थोड़ी वीक हों, आपके ब्लड की कैपिलरीज वीक हों, या हो सकता है कि लाइक हाइपरटेंशन हुआ और आपके वैस्कुलर वीक हैं तो ब्लीडिंग हो गई। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। भाई कोई भी हार्ट डिजीज का जो रिजल्ट है वो हाई बीपी है। अल्टीमेटली हो क्या रहा है, हार्ट डिजीज की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है और सेम प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा स्ट्रेस, देखो स्ट्रेस क्या करता है, वो बीपी को बढ़ा देता है। मतलब आप देखो सारी चीज़ें आपके ब्लड प्रेशर की ओर इशारा कर रही हैं। इस वजह से ही मैंने यहाँ पे अकर्स ड्यू टू दी हाइपरटेंशन लिखा हुआ था। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कॉजेस। नेक्स्ट देख लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी। सो
सारी एटियोलॉजी की वजह से या कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रेस या हाइपरटेंशन की वजह से कहीं ना कहीं ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। जब ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा तो पतली पतली ब्लड वेसल्स का भी के अंदर भी प्रेशर बढ़ेगा। जब ये पतली ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक, तो वो फट जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे और नोज ब्लीडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं क्लिनिकल फीचर्स। तो साइन एंड सिम्टम्स क्या आएंगे? देखो, सबसे पहले जैसे ही आप पेशेंट को देखोगे आपको दिख जाएगा कि भाई उसकी नोज ब्लीडिंग हो रही है, तभी तो उसको एपिस्टैक्सिस हुआ है। तो पहला सिम्टम क्या है? नोज ब्लीडिंग। दूसरा, अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हेडेक हो सकता है, ठीक है, बॉडी में पेन भी हो सकता है अगर ट्रॉमा की वजह से ब्लीडिंग हो रही है। इसके अलावा इन्फेक्शन की वजह से ब्लीडिंग हो रही है तो फीवर भी आ सकता है। इसके अलावा नोजिया वॉमिटिंग होगा अगर इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया। देखो, ऐसा क्यों हो रहा है नोजिया वॉमिटिंग? हमारी बॉडी नेचुरली क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बाहर निकालने के लिए ट्राई करती है। उसके लिए वो क्या करेगी, नोजिया वॉमिटिंग लेकर के आएगी। नोजिया और वॉमिटिंग की वजह से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके वॉमिटिंग के थ्रू बाहर निकल जाएंगे बॉडी से। नेक्स्ट आते हैं एनोरेक्सिया, मतलब आपको भूख नहीं लगेगी। सिंपल सी चीज़ है, देखो, जहाँ पर भी इंजरी होती है, ट्रॉमा होता है, हमारी बॉडी क्या करती है, वहाँ की ब्लड सप्लाई इंक्रीज कर देती है ताकि जल्दी रिकवरी हो जाए। और आपके ब्लड सप्लाई में इम्यून पावर होती है, WBCs होते हैं, तो जितना ज़्यादा WBCs इन्फेक्टेड एरिया में पहुँचेगा उतनी जल्दी हमारी जो इन्फेक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी बॉडी क्या करती है कि डाइजेस्टिव सिस्टम से थोड़ी सी ब्लड सप्लाई कम करके आपके इन्फेक्टेड या आपके ट्रॉमा जहाँ पे हुआ है उस एरिया में भेज देती है, ओके। क्योंकि ब्लड सप्लाई उसे इंक्रीज करनी है तो वो कहाँ से ब्लड सप्लाई लेके आएगी, तो किसी ना किसी जगह से तो लेगी, तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से ले लेती है, तो फिर आपको भूख लगना कम हो जाती है। इसके अलावा जब आप खाओगे नहीं तो आपको फैटिग और वीकनेस जैसे सिम्टम आएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एज ऑलवेज हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में आप प्रीवियस हिस्ट्री पूछ सकते हो। कौन कौन सी प्रीवियस हिस्ट्री पूछोगे? ये जितने भी आपके सिस्टमेटिक कॉजेज हैं इनको आपको पूछ लेना है। जैसे फैमिली में किसी को हाइपरटेंशन तो नहीं था, या आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम तो नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं लेते हो आप, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज तो नहीं है, ठीक है, इसके अलावा कोई ट्यूमर तो नहीं है, उसका ट्रीटमेंट तो नहीं चल रहा है, नोज़ में क्या कोई अल्सर था आपके, या आपका कोई किसी से झगड़ा हुआ है, ट्रॉमा जिसकी वजह से ट्रॉमा हो गया, ठीक है, या इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, या बार बार इन्फेक्शन तो नहीं होता है आपको। ये सारी चीज़ें आप हिस्ट्री कलेक्शन में पूछ लोगे। नेक्स्ट आते हैं आपका फिजिकल एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले हम वाइटल्स चेक करेंगे एज ऑलवेज। क्यों? क्योंकि हमें जनरल कंडीशन पता करनी है कि पेशेंट जनरली कैसा है इस टाइम। टेम्परेचर और पल्स आपको इंक्रीज मिलेगा क्योंकि ब्लीडिंग हो रखी हुई है, हो सकता है इन्फेक्शन की वजह से हुआ हो, ठीक है। उसके अलावा रेस्पिरेशन डिस्टर्ब हो सकती है अगर ब्लीडिंग जो है वो पोस्टीरियर एरिया में है, और वो ब्लीडिंग कहीं ना कहीं आपके लंग्स तक पहुंचने के चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि पोस्टीरियर एरिया में है, हो सकता है कि ब्लीडिंग अंदर चली जाए, ठीक है। बीपी डिस्टर्ब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कार्डियक डिजीज होगी, हाइपरटेंशन होगा तो बीपी डिस्टर्ब रहेगा। इसके अलावा हेड टू एग्जामिनेशन कर लोगे। हेड से रिलेटेड कौन सा सिम्टम मिलेगा? हेडेक। फेस में आपको कैसा मिलेगा? फेस डल मिलेगा, एंजाइटी मिल सकती है, पेल मिल सकता है, ठीक है। नोज में अगर देखोगे तो नोज में ब्लीडिंग मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी हो सकती है। स्किन टच करोगे तो आपको फीवर देखने को मिलेगा, साथ ही साथ जीआई सिस्टम में आपको नोजिया वॉमिटिंग देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट करा लोगे जिसमें आपको 4-5 चीज़ें ज़रूरी देखनी है, जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC, WBCs का प्रेजेंस देखना है। अगर WBCs इंक्रीज हैं इसका मतलब इन्फेक्शन है, ठीक है। ब्लड का कोआगुलेशन देखना है, हो सकता है ब्लड कोआगुलेशन में प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुक ना रही हो। देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखना है कि हो सकता है ब्लड में इन्फेक्शन है और कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन में हेल्प कर रहा है वो आप ब्लड में देख लोगे। नेक्स्ट आता है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी मीन्स होता है विजुअलाइजेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो आपको नेजल एंजियोग्राफी करानी है जिससे पता चल जाएगा कि कौन से एरिया की ब्लड वेसल्स रप्चर या फटी है, ठीक है। एक्सरे करा लोगे, अगर इन्फेक्शन है तो हो सकता है कि बोन में भी इन्फेक्शन चला गया हो, ठीक। एंडोस्कोपी करा लोगे ताकि आप पोस्टीरियर ब्लीडिंग को आइडेंटिफाई कर सको, या साइट ऑफ पोस्टीरियर ब्लीडिंग
की आइडेंटिफिकेशन कर सको, डेट इज विजुअलाइजेशन ऑफ द नोज। सीटी स्कैन एमआरआई कराओगे अगर ट्यूमर का केस है तो। नेक्स्ट देख लेते हैं मैनेजमेंट। सबसे पहले आपका फर्स्ट एड मैनेजमेंट आएगा। अगर आपके सामने कोई ऐसा इंसान है या पर्सन है जिसको नोज ब्लीडिंग हो रही है, तो आपका क्या काम है? डायरेक्ट हॉस्पिटलाइजेशन करा दोगे कि होम मैनेजमेंट करोगे? तो होम मैनेजमेंट आप एंटीरियर एरिया के केस में करोगे, एंटीरियर एपिस्टैक्सिस के केस में करोगे। क्या क्या कर सकते हैं? पिंचिंग ऑफ द नोज, नोज को पिंच कर लोगे, ठीक है। क्यों पिंच कर रहे हैं? ताकि इंजरी साइट दब जाए और वहां पे क्लॉट बन जाए और ब्लीडिंग रुक जाए, ठीक है। आइस अप्लाई कर सकते हो। आइस अप्लाई करने से क्या होगा, जो ब्लीडिंग की जो कैपिलरी जिसमें ब्लीडिंग हो रही है या जिस ब्लड सप्लाई की वजह से, जिस ब्लड वेसल की वजह से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, अगर ठंडी कोई चीज़ लगाओगे, चाहे आइस लगाओ, चाहे ठंडे पानी से आप एक्सपोज कर दो, सिकाई कर दो, तो क्या हो जाएगा कि वो ब्लड वेसल कंप्रेस यानी कि सिकुड़ जाएगी, दब जाएगी थोड़ी सी और ब्लीडिंग रुक जाएगी। इसके अलावा ट्रॉटल्स मेथड कर सकते हो। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, पेशेंट को बोलना है कि मुंह खोल करके माउथ से ब्रीदिंग करे और नोज को पिंच करके पेशेंट को आगे की ओर बेंड करवा देना है। आगे की ओर बेंड क्यों करवाओगे? क्योंकि अगर आप पीछे की ओर बेंड करवाओगे तो जितनी भी ब्लीडिंग नोज में है वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जा सकती है और आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी या चोकिंग हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा कॉटन अप्लाई कर सकते हो, सॉरी, हाँ यहाँ पे देख लो। इसके अलावा आपको क्या करना है, अदर मैनेजमेंट में कॉटन टेम्पॉन यूज कर सकते हो। आप इसको देख रहे हो, दीज ऑल आर टेम्पॉन्स जो कि पीरियड्स में यूज किए जाते हैं ब्लीडिंग को एब्जॉर्ब कराने के लिए। ये आप नोज में भी अप्लाई कर सकते हो। इसका काम क्या है कि ये नोज ब्लीडिंग को एब्जॉर्ब कर लेगा है और उसके बाद आप इसे रिमूव कर देना, ठीक है। इसके अलावा सिल्वर नाइट्रेट एप्लीकेटर यूज कर सकते हो। सिल्वर नाइट्रेट एप्लीकेटर ये मैच बॉक्स स्टिक की तरह होता है। ये क्या करता है, ये बर्न कर देता है कौन से एरिया को, जिस एरिया में ब्लीडिंग हो रही है। जब किसी एरिया में ब्लीडिंग हो रही है और अगर उस एरिया को आपने थोड़ा सा बर्न कर दिया, उसके बाद ब्लीडिंग रुक जाएगी। किसी चीज़ को पैक करने के लिए हम लोग कभी कदार लाइटर से बर्न करके उसको चिपका देते हैं। जैसे कि हम लोग को कोई पॉलीथिन को चिपकाना हो तो हम लोग हल्का सा उसको गर्म करके चिपका देते हैं। वैसे ही ये सिल्वर नाइट्रेट क्या करेगा, आपकी जो इंजरी साइट है, जो भी आपकी इंजरी साइट है, उसको क्या करेगा, लॉक कर देगा और लॉक करने की वजह से क्या होगा, ब्लीडिंग रुक जाएगी। इसके अलावा जेल फोम यूज कर सकते हो। ये देख लो, ये एक जेल फोम है। आगे ये स्पंज की तरह होता है। इसका काम क्या है कि ये देखो, इसकी लेंथ लंबी है तो काफी अंदर तक ये जा सकता है और ब्लीडिंग साइड को इससे आप दबा दोगे, जिसकी वजह से क्लॉट होने लगेगा और ब्लीडिंग रुक जाएगी। इसके अलावा कॉटन प्लेक्स यूज कर सकते हो। ये यहाँ पे देख लीजिए, ये कॉटन बॉल्स हैं, स्टेराइल होते हैं, ठीक है। इसको आप अप्लाई कर सकते हो इंजरी साइड पे, जिससे कि ब्लीडिंग आप रोक सको, ठीक है। इसके अलावा ड्रग थेरेपी दे दोगे। अगर हाई बीपी की वजह से हो रही है ये सारी प्रॉब्लम, तो आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दोगे, जैसे एटेनोलॉल एंड प्रोपिनोलॉल। एंटीपायरेटिक्स दे सकते हो ताकि फीवर उसको ना आए। जैसे कि इन्फेक्शन हुआ है या कोई ट्रॉमा हुआ है तो भी आप पीसीएम दे सकते हो। एनाल्जेसिक्स आपको देनी ही देनी है क्योंकि उसको पेन हो रहा है। आइब्यूप्रोफेन आप प्रोवाइड कर सकते हो। इसके अलावा नोज में ब्लीडिंग जम जाएगी तो कंजेशन हो जाएगा, तो डीकंजेस्टेड नोज ड्रॉप आप दे सकते हो। इसके अलावा एक चीज़ और है, अगर मान लीजिए किसी भी वजह से, वैसे मेडिकल मैनेजमेंट से कवर अप हो जाता है, अगर किसी भी रीज़न से कवर अप नहीं हुआ तो आप सर्जरी में जाओगे। हमारे पास बहुत ज़्यादा सर्जरीज नहीं है। आर्टरियल लाइगेशन है, नोज़ में आर्टरीज की वजह से इंजरी अगर हुई है या आर्टरीज की वजह से ब्लीडिंग हो रही है, उस आर्टरी को दबा दोगे, लाइगेट कर दोगे। लाइगेशन मतलब होता है क्लिप कर देना, ठीक है, या दबा देना, ठीक। तो आपने क्या किया, आर्टरी को क्लिप कर दिया, जिसकी वजह से ब्लीडिंग वहाँ पे तुरंत ही रुक गई। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करोगे, एज ए नर्स आपको क्या करना है, फर्स्ट एड मैनेजमेंट को फॉलो करना ही करना है। चाहे पेशेंट घर पे हो चाहे हॉस्पिटल में आए, आपको फर्स्ट एड मैनेजमेंट फॉलो करना ही करना है।
इसके अलावा नेज़ल पैकिंग, मतलब नोज़ को पैक कर सकते हो, चाहे पिंच करके करो, चाहे कॉटन स्वैब लगा के करो, चाहे जेल फोम लगा के करो, नेज़ल पैकिंग आप करोगे तो पेशेंट की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है। इसके अलावा प्रॉपर पोजीशनिंग देनी है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आगे बेंड पोजीशन आपको करानी है, पेशेंट को माउथ ओपन रखना है ताकि वो माउथ से ब्रीथ करे। देन वाइटल साइंस ज़रूरी है चेक करना, ठीक है। पहले आप ये सारा मैनेजमेंट करोगे, फिर आप वाइटल साइन चेक करोगे, जिससे कि आपको पेशेंट की जनरल कंडीशन पता रहे। फिर आपको सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करना है, जैसे कि ड्रग थेरेपी, एंड कंट्रोल करना है ब्लीडिंग को, असेसमेंट भी करना है कि ब्लीडिंग कंट्रोल हुई या नहीं हुई। लास्ट आता है आपका नर्सिंग डायग्नोसिस। तो सबसे पहले देखो टिश्यू परफ्यूजन होगा, इन्फेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन होगा, क्योंकि ब्लीडिंग इधर उधर टिश्यूज में चली जा रही है। रिलेटेड टू ब्लीडिंग क्या रीजन, कौन सा एविडेंस है, एज एविडेंस बाय नेजल ट्रॉमा। इसके अलावा ब्रीदिंग डिफिकल्ट हो जाएगी, ब्रीदिंग पैटर्न डिफिकल्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि नोज में ब्लीडिंग हो रही है, तो आप माउथ से ही ब्रीथ कर पाओगे। इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू नेजल कंजेशन, क्योंकि नोज में कंजेशन हो रखा हुआ है या नोज में ब्लीडिंग हो रखी हुई, एज एविडेंस बाय डिस्निया। फिर आप खा नहीं पाओगे, क्योंकि आपको अगर बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हुआ है नोज में, तो आप जब च्यू करोगे, खाना खाओगे, तो आपको पेन होगा, ठीक है। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू नॉजिया एंड वॉमिटिंग, एज एविडेंस बाय डिक्रीज डाइटरी पैटर्न। आप इसमें पेन वाला भी नर्सिंग डायग्नोसिस ऐड कर सकते हो, पेन रिलेटेड टू नेजल इंजरी, एज एविडेंस बाय फेशियल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी इंटॉलरेंस, भाई एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, क्यों? क्योंकि आपको वीकनेस है, ड्यू रिलेटेड टू वीकनेस, एज एविडेंस बाय डिक्रीज इन डेली एक्टिविटी। सो नहीं पाओगे क्योंकि पेन हो रहा है। डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न रिलेटेड टू हेडेक, हेडेक हो सकता है, पेन हो सकता है, एज एविडेंस बाय पेशेंट वर्बल कंसर्न। पेशेंट खुद बता रहा है कि उसको हेडेक हो रहा है, वो सो नहीं पा रहा है, ठीक। इसके अलावा रिस्क फॉर मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन, ठीक, रिलेटेड टू डिक्रीज सर्कुलेटरी वॉल्यूम, एज एविडेंस बाय सीवियर ब्लीडिंग। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में चली गई ब्लीडिंग तो मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाएगा, ठीक है। लास्ट है आपका नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन, एज एविडेंस बाय पेशेंट क्वेश्चनिंग। तो ये थी आपकी सारी नर्सिंग डायग्नोसिस। आई थिंक आपको एपिस्टैक्सिस क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए। मैंने आपके लिए बहुत ईजी नोट्स बनाए हैं एंड ऑल्सो बहुत ईजिली एक्सप्लेन किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।